पीएम मोदी आज डीजीपी आईजीपी के कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा। नेशनल सिक्योरिटी के लिए फ्यूचर स्ट्रैटेजी पर होगी चर्चा। 350 सीनियर पुलिस अधिकारी होंगे शामिल। G20 समिट के लिए वॉकथॉन। लखनऊ में सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा यूपी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के गाजीपुर से 2024 के लोकसभा चुनावों का किया शंखनाद। विकास, राष्ट्रवाद और माफिया पर वार बनेंगे भाजपा के हथियार। नड्डा ने तय किया 2024 का एजेंडा। मिशन 2024 की तैयारी। हरियाणा के सभी लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा की बड़ी रैली। 29 जनवरी को सोनीपत में गरजेंगे अमित शाह। विधानसभा में बिना चर्चा के नहीं पारित होंगे विधेयक। प्रश्न पूछने के लिए सदस्यों को मिलेगा अधिक समय। औरैया में कच्ची दीवार गिरने से 6 लोग दबे। एक बच्चे सहित माता पिता की मौत। 3 बेटे घायल। रात में सोते समय हुआ हादसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। खबर उत्तर प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं बांदा की, जहां जांच के बाद सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला सामने आ रहा है। जहां प्रधान और सचिव के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं की गई है। जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए थे। पूर्ति अधिकारी सहायक अभियंता ने ग्राम पंचायत की जांच। हमारे ऊपर अधिकारियों के द्वारा बनाया जा रहा दबाव। वहीं सचिव और प्रधान पर लगा आरोप। जांच के बाद लाखों का सरकारी धन की बंदरबाट का आरोप। बिना काम कराए निकाला गया सरकारी धन। नरैनी ब्लॉक अंतर्गत रंगोली भटपुरा गांव का मामला। बड़ी खबर आपको बता दें, बांदा से ये खबर आ रही है, जहां बिना काम कराए ही सरकारी धन निकालने का मामला प्रकाश में आया है। जांच के बाद सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला। नहीं हो रही प्रधान और सचिव के खिलाफ कोई भी कार्रवाई। जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, पूर्ति अधिकारी सहायक अभियंता ने की ग्राम पंचायत की जांच। हमारे ऊपर अधिकारियों के द्वारा बनाया जा रहा दबाव ग्रामीणों का आरोप है, जहां सचिव और प्रधान पर आरोप लगाए गए हैं। बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बस्ती के पैकोलिया थाना क्षेत्र के जलालाबाद गांव में नहर के किनारे एक युवक की लाश मिली है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या कर शव को फेंक दिया गया है। वहीं अभी पुलिस के अफसर तलाश लाश के मामले में अभी उलझे ही थे कि रात होते होते एक महिला का शव भी बरामद हो गया, जिसकी हत्या कर शव फेंका गया था। अभी हाल ही में चोरों ने एटीएम मशीन काटकर लाखों रुपए उठा ले गए और पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। जनपद के रुधौरा थाना क्षेत्र के औरैया मिश्र नगर के किनारे घर में शौच करने गई नाबालिग बालिका के साथ 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दे डाला और खून से लथपथ नाबालिग बालिका को छोड़कर फरार हो गए। परिजनों की तहरीर पर रधौली पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। वहीं सोना थाना क्षेत्र में स्कूली छात्रों का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म कर आरोपी सड़क पर छात्रों को बेहोशी की हालत में फेंक कर चले गए। वहीं बस्ती पुलिस इन दोनों ही घटनाओं में उलझी ही थी कि शुक्रवार की देर शाम बाबा बदेश्वर नाथ गांव में स्कूल की झाड़ियों में एक अर्धनग्न महिला का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों व परिजनों की सूचना पर दलबल के साथ सीओ सिटी और कोतवाली के पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आपको बता दें, महिला के सिर पर गंभीर रूप से चोटें लगी हुई थी और ग्रामीण दुष्कर्म जैसी घटना की आशंका जता रहे हैं। अर्धनग्न महिला का शव मिलने की सूचना पर पुलिस के आला अफसर भी मौके पर पहुंचे। इस तरह जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में महिलाओं के साथ हो रही घटनाएं ये बताने के लिए काफी है कि बस्ती में अब पुलिसिया खौफ नहीं रह गया और पुलिस आपराधिक घटनाओं को रोकने में नाकाम दिख रही है। फिलहाल एडिशनल एसपी ने बताया कि महिलाओं के साथ घटित घटनाओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है
और टीमें लगाई गई हैं। अतिशीघ्र घटना में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। रुधौली थाना क्षेत्र में घटित नाबालिग बालिका के आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उसका लड़का है, लड़का ढूंढ रहा था, पुलिया पुलिस को सूचना मिली कि जलालाबाद नहर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव उल्टे मुंह पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी पैकोलिया योगेंद्र मौके पर पहुंचे और शव को निकलवा के जब उसका जानकारी की गई तो शव की शिनाख्त हो चुकी है। मृतक योगेंद्र सिंह सनाफ स्वर्गीय रामकीरत सिंह निवासी सलेमपुर थाना सदुल्ला नगर जनपद बलरामपुर के रहने वाले थे, जो कि एक स्कूल में चपरासी के पद पर कार्यरत थे। और उनके परिजनों ने बताया कि 18 तारीख को 12 बजे वहाँ से उनके स्कूल से निकलने की सूचना मिली और उसके बाद से उनका पता नहीं चला और आज उनकी डेड बॉडी मिली है। उनके परिजनों की सूचना पर इसमें शव का पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है। पीआरबी को सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला का शव गांव के बाहर खेत में पड़ा हुआ है। पीआरबी ने इसकी तत्काल सूचना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को दी। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली और क्षेत्राधिकारी सदर के द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसके पश्चात मेरे द्वारा स्वयं और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी हैवी चीज़ से उसके सर पे प्रहार करके उस महिला की हत्या की गई है। शव को कब्जे में ले लिया गया है। पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है और शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। इसमें तहरीर प्राप्त कर शीघ्र ही अभियोग दर्ज किया जाएगा। और एसओजी देवरिया व थाना भाटपार रानी पुलिस द्वारा अज्ञात अभियुक्तों द्वारा की गई लूट का पर्दाफाश करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। लूट की रकम, अवैध शस्त्र व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल और लूट की एक अन्य बाइक को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि थाना भाटपार रानी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दस्तौली के पास किराना व्यवसायी के ऊपर 3 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा फायर करके कलेक्शन की रकम को लूट लिया गया था। वहीं मुखबिर की सूचना पर एसओजी देवरिया व थाना भाटपार रानी पुलिस टीम ने नगीना मोड़ के पास से एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 1 अदद तमंचा व 2 अदद कारतूस एवं 1,65,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। लूट की घटना के मुख्य संतोष पांडे के पास से 40,000 नगद बरामद हुआ है। इस प्रकार चारों अभियुक्तों के पास से 2,05,000 रुपए नगद बरामद कर लिया गया है। क्षेत्र में दस्तौली के पास में एक घटना हुई थी। 11 तारीख की घटना है, जहां शाम को लार थाना क्षेत्र में रहने वाले एक किराना व्यवसायी के साथ में कुछ बदमाशों ने पैर पर गोली मारी और उसके बाद उनका जो लगभग 3.5 लाख रुपए कैश है वो लूट लिया था। इस घटना को हमारी जो है स्वाट टीम और थाना प्रभारी की जो टीम है उसके द्वारा सक्सेसफुली वर्कआउट कर लिया गया है और इसमें अभी तक 4 अभियुक्तों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी दिनों में महानगर व ग्रामीणों में होने वाली रूपरेखा पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रदेश सह मंत्री पुष्पेंद्र वाजपेयी ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में छात्रों के उत्सव के लिए जिले में जिला सम्मेलन का भव्य आयोजन कर रही है। आगामी 27 जनवरी को साकेत महाविद्यालय प्रांगण में महानगर का सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें हजारों छात्र शामिल होंगे। वहीं 30 जनवरी को अयोध्या ग्रामीण के सभी तहसीलों के कार्यकर्ता कुमारगंज में विद्यार्थी महाकुंभ में प्रतिभाग करेंगे। इस महाकुंभ में तमाम प्रकार के सामाजिक आंदोलन और वर्तमान परिवेश में चल रही समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या ग्रामीण में होने वाली जिला सम्मेलन के संयोजक ऋषभ गुप्ता व सह संयोजक अंशुमान पांडे होंगे। अयोध्या राम महानगर व जिला की संयुक्त पत्रकार वार्ता में महानगर संगठन मंत्री अंकित दीक्षित, महानगर सह मंत्री सत्यम दुबे, विराट सिंह, मानवेंद्र सिंह, रत्नेश सिंह, आदित्य किशन सहित पत्रकार साथी मौजूद रहे। उसी के निमित्त अयोध्या जनपद में संगठनात्मक अयोध्या महानगर और वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण जनपद में एक जिला सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। अयोध्या चूंकि संगठनात्मक 2 जिलों में विभाजित है, इसलिए अयोध्या महानगर और अयोध्या जिला में जिला सम्मेलन का आयोजन होगा। अयोध्या महानगर में आगामी 27 जनवरी को पूर्वांचल के सबसे बड़े महाविद्यालय साकेत महाविद्यालय में जिला सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें पूरे महानगर से 5000 कार्यकर्ता प्रतिभाग करने वाले हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में जिला सम्मेलन में विद्यार्थी कुंभ के नाम पर जिला सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें किसान भवन मैदान कुमारगंज में
5000 संख्या के साथ में जिला सम्मेलन आयोजित हुआ। इस जिला सम्मेलन में विभिन्न प्रकार के छात्र संघ चुनाव, शैक्षिक मुद्दों और वर्ष भर चलने वाली विद्यार्थी परिषद की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं विद्यार्थी परिषद के शैक्षिक एवं सामाजिक मुद्दों पर प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे। प्रांत सह मंत्री गोपाल। अलीगढ़ में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म पठान अलीगढ़ के सिनेमाघरों में 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। इस फिल्म को लेकर कई संगठन विरोध जता चुके हैं और ऐलान कर चुके हैं कि इसको सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होने देंगे, जिसके बाद से अब इस फिल्म की रिलीज को लेकर सिनेमाघर संचालकों ने पुलिस में सुरक्षा की मांग की है। आज सीमा पीएस मल्टीप्लेक्स के मालिक ने एसएसपी ऑफिस में उक्त के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया। सीमा सिनेमा घर के मैनेजर अक्षय दीक्षित ने बताया कि मैंने ज्ञापन पठान फिल्म के लिए दिया है क्योंकि कुछ फिरोदाबाद समाज में है, मगर सरकार की बनाई हुई सेंसर बोर्ड ने उसकी स्वीकृति दे दी है। इसको मद्देनजर हमने कल रात ही एडवांस बुकिंग खोल दी है। पिक्चर 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। पंचायतों में जो विभिन्न लोगों द्वारा शिकायतें की गई थी उनमें जांच उपरांत ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों में सेंधमारी कर रहे सरकारी धन का गबन करने वाले भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अब बस्ती जिला प्रशासन सख्त हो गया है। बस्ती मंडल के कमिश्नर के एक आदेश के बाद इन घोटालोबाजों में हड़कंप मचा हुआ है। वित्तीय अनियमितताओं में आरोप की पुष्टि होने के बावजूद मनरेगा एक्ट के तहत एफआईआर न होने से खफा आयुक्त ने सभी डीएम को आदेश जारी कर दिया है कि सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले हर मामले में तत्काल एफआईआर की जाए। पंचायतों में जो विभिन्न लोगों द्वारा शिकायतें की गई थी उनमें जांच उपरांत आवश्यक रिकवरी के आदेश दिए गए हैं और हमारे यहाँ जो एफआईआर के भी कुछ ग्राम पंचायतों में आदेश दिए गए हैं, जिनमें 15 सचिव, 6 प्रधान और 2 जेई और 1 टीए का नाम शामिल है। इनसे जो भी हमारे एम्बेजलमेंट की धनराशि है उसको रिकवरी कराई जाएगी और आवश्यक विधिक और अनुशासनिक कार्रवाई। खबर जनपद चंदौली से है, जहां चंदौली में कहीं एक युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में जांघ में गोली लग गई, जिसको सदर कोतवाली पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घायल युवक मोनू गुप्ता 18 वर्ष, पिता ओम प्रकाश गुप्ता गाजीपुर के सुहल का बताया जा रहा है। अभी मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। पुलिस के अनुसार युवक कमर के पास कट्टा रखा हुआ था, जिसके दबने से जांघ में गोली लग गई। वहीं गोली लगने से घायल युवक ने बताया कि मेरे साथियों ने गोली मारी है। मामला अभी संदिग्ध नजर आ रहा है। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर हालत गंभीर होने पर घायल युवक को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। गोली लगी है, कौन मारा है गोली? हाँ, क्या कारण रहा, क्या विवाद रहा? थोड़ा लेन देन था पैसा वैसा। कौन कहाँ के रहने वाले हैं? बोलो। को रहने वाले। तो इसके बारे में आपने थाने में सूचना दिया था? नहीं सर, हमको लेके जा रहे थे। हाँ, घर से, गांव से लेके जा रहे थे बनारस। किस गांव से? गाजीपुर से। बनारस लेके जा रहे थे, क्या बोल के लेकर जा रहे थे? बाहर चलना है। तब तो हम जा रहे थे। जब इन लोगों के पास हम लोग सामान वामान देखे, हाँ, तो होटल पे लोग रुके ना, हम लोग भागने वाले थे। हाँ, तो इसलिए मार दिया। खबर बस्ती से है, जहां मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग लड़की शौच के लिए खेत में गई। घात लगाकर बैठे 3 युवकों ने लड़की को जबरन पकड़ लिया और पास में ही गन्ने के खेत में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। लड़की को बेहोशी की हालत में नहर के किनारे फेंक कर फरार हो गए। घरवाले जब लड़की की तलाश के लिए निकले तो घटना की जानकारी हुई। पीड़िता के पिता की तहरीर पर 3 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रुधौली क्षेत्र के एक वादी ने थाने पर आकर एक तहरीर दी, जिसमें उसने बताया कि जब उसकी पुत्री शौच के लिए घर से बाहर गई थी तो गांव के ही 3 युवकों ने बहला फुसलाकर उसको गन्ने के खेत के पास स्थित एक बाग में ले गए, जहां पर तीनों ने उसके साथ गलत कार्य किया। इस सूचना पर थाना रुधौली पर क्राइम नंबर 8/2023 अंतर्गत धारा 376D, 504, 506 आईपीसी एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट का अभियोग दर्ज किया गया है। इसमें 3 अभियुक्त नामित हुए हैं और 3 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। भाजपा लोकसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुट गई है, जिसका आगाज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गाजीपुर से कर दिया है। जेपी नड्डा ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर
कई प्रहार किए। वहीं सीएम योगी ने भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज और गंगा विलास का जिक्र करते हुए सरकार की सफलताओं के बारे में बताया। पवाहारी बाबा आश्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गाजीपुर में पूर्व सैनिकों से संवाद किया। जेपी नड्डा बोले, मेरी आपसे अपील है कि फसली बटेरों से दूर रहें। भारत ना टेररिज्म करता है ना सहता है। सबको पता है कि आतंकवाद शब्द कहां से आया है। सीएम योगी ने गाजीपुर के मंच से विपक्ष पर कई हमले किए। सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने अपराध को खत्म करने का काम किया है। अपराधियों पर कैसे लगाम लगाया जाए और जिसका जीता जाता उदाहरण गाजीपुर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने तो पूरा काया ही बदल दी है। पहले गाजीपुर से लखनऊ जाने में 7 से 8 घंटे लगते थे, आज 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि विरासत के प्रति सम्मान का भाव क्या होता है, और ये चीज आज हमें वहां देखने को मिल रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, और अभी हम इससे पहले पोहारी बाबा के आश्रम में गए थे, पूर्व सैनिकों के साथ संवाद किया था। संवाद का एक क्रम किस रूप में आगे बढ़ा। गाजीपुर की धरती को तो गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि ऋषियों, मुनियों, संतों, तपस्वियों और सैनिकों की खोज और तेज से, साधना से पवित्र इस धरती पर आप सबको जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, डबल इंजन सरकार के द्वारा जो कार्य हुआ है, सरकार और संगठन ने मिलकर के जिस प्रकार का कार्य किया है, जो परिवर्तन दिखा है, एक और विकास का कार्य बिना भेदभाव के, शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, और दूसरी तरफ सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए पेशेवर अपराधी और माफियाओं के साथ किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, उसका जीता जागता उदाहरण तो आपका ये गाजीपुर की ही धरती बना है। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज हर एक क्षेत्र में गांव की कनेक्टिविटी हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ने तो आपकी पूरी कायाकल्प बदल दी। पहले यहां से गाजीपुर से लखनऊ जाने में 7 से 8 घंटे लगते थे, आज मात्र 2.5 से 3 घंटे में आप गाजीपुर से लखनऊ पहुंच सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने के बाद कमाल आपके पास है। आज आपके पास अपना मेडिकल कॉलेज है कि चाहे हाईवेज हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे विकास की दृष्टि से कार्य हो, चाहे निवेश की बात हो, उत्तर प्रदेश छलांग लगाता हुआ योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। अगर मोदी जी केंद्र से उत्तर प्रदेश को पैसा दे रहे हैं, मोदी जी पहले भी देते थे, अखिलेश के जमाने में भी हम पैसा देते थे, मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था, ऊपर से हम पैसा डालते थे, नीचे कटोरे में छेद था, कहीं और जाता था पैसा, कहीं और निकल जाता था, धरती पर नहीं लगता था। मुझे याद है, मैं एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए आया था, उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे। मैंने उनसे कहा कि आपके यहां परसों से यह प्रोग्राम शुरू हो रहा है। न उनको मालूम था, न उनके स्वास्थ्य मंत्री को मालूम था। मैंने कहा भगवान ही बचाए उत्तर प्रदेश को, इतना बड़ा प्रदेश, 24 करोड़ का प्रदेश, और यहां के मुख्यमंत्री को ही नहीं मालूम है कि वैक्सीनेशन क्या है। और जब मैं आ जाता हूं तो मुझे आने से पहले योगी जी का फोन आता है कि आपकी दवाइयां पहुंच गई हैं, हमने व्यवस्था कर दी है, बच्चों को लग जाएगी और टीकाकरण हो जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था होती है। खबर कानपुर देहात से है, जहां शिक्षक एवं स्नातक एमएलसी चुनाव की मीटिंग में सपा प्रदेश अध्यक्ष ने केशव मौर्य पर तंज कसा। नरेश उत्तम ने कहा कि इलाहाबाद में विधान परिषद के चुनाव में और सिराथू में सपा जीती थी और खतौली, मैनपुरी, रामपुर में सपा ने जीत दर्ज करी। बीजेपी की सारी ताकत फेल हो गई। जनता ने समझ लिया है कि बीजेपी ने 6 वर्ष में किसी वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह समेत अन्य के आरोपों पर नरेश उत्तम ने कहा कि सपा खिलाड़ियों के साथ है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नरेश उत्तम ने कहा कि शिक्षक, बेरोजगार शिक्षक बीजेपी से निराश हो चुके हैं और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उम्मीद है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल में
वित्तविहीन शिक्षकों शिक्षा मित्रों के लिए काम किया। पुरानी पेंशन बहाली को सपा ने 2022 में अपने एजेंडे में रखा था। बीजेपी किसानों को फ्री बिजली ना दे सकी। बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ रही है, सामाजिक व्यवस्था खराब हो चुकी है। संज्ञान ले लिया है कि महंगाई कम नहीं हो रही है। उन्हीं डिप्टी सीएम साहब के यहाँ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर मान सिंह जीते हैं और वही डिप्टी सीएम साहब सिराथू में साइकिल से बहुत पीछे हो गए। साइकिल उनके क्षेत्र में जीती है। बीजेपी चुनाव से पहले जीत का डंका बजा रही है। बीजेपी अभी एक लोकसभा मैनपुरी का क्षेत्र, खतौली विधानसभा, रामपुर दावा कर रहे थे तीनों सीट जीत जाएंगे। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी संबंधित जो हमारा गठबंधन है वही चुनाव जीता है, जबकि अनेक अनियमितताएं भारतीय जनता पार्टी ने किया। सरकार को आगे किया, पार्टी के आगे, लेकिन फिर भी बीजेपी को जनता ने नकार दिया क्योंकि जनता को बीजेपी से अब कोई आशा दिखती नहीं है। अब खबर लखनऊ से है, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर लोक निर्माण विभाग के विश्वेश्वरैया सभागार में बैठक हुई। प्राविधिक शिक्षा एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री आशीष पटेल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। मंत्री आशीष पटेल ने दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की। विभाग के साथ जुड़े उद्योगों के शैक्षणिक समूहों, स्टार्टअप के प्रतिनिधियों, संगठनों के प्रमुख के साथ परिचर्चा की। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हुए उद्योगपतियों व शैक्षणिक समूह के साथ साथ औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी प्रतिभाग किया। खबर रायबरेली से है, जहां बारात में खुशियों का माहौल चल रहा था। लोग खुश नजर आ रहे थे और इसी खुशी के दौरान हर्ष फायरिंग करते समय 2 युवकों को गोली लग गई, जिन्हें महराजगंज सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया और शादी का माहौल मातम में बदल गया। जहां गोली लगने से एक युवक को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, तो वहीं दूसरे की हालत अभी भी गंभीर है। बता दें कि मामला महराजगंज थाना क्षेत्र के नरेट गांव का है, जहां राम अवध यादव के बेटे के तिलक समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। दोनों पक्षों के लोग खुशी का इजहार कर रहे थे। वहीं एक युवक के द्वारा हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें 2 लोगों की गोली लग गई। तिलक समारोह की खुशियां मातम में बदल गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बंदूक को जब्त करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये 2 लोग हमारे यहाँ लाए गए हैं, जिनका नाम अभिषेक यादव है, जिनकी उम्र तकरीबन 25 वर्ष है, तो और धनंजय सिंह, जिनकी उम्र तकरीबन 22 वर्ष है। परिजनों द्वारा यहाँ लाया गया है। दोनों के पैरों में चोट लगी है और उनको भर्ती भी किया गया है और सर्जन साहब आकर उनको देख रहे हैं। परिजनों द्वारा बताया गया है कि इनको हर्ष फायरिंग के दौरान शायद गोली भी लगी है। खबर जौनपुर से है, जहां बुधवार को बदमाशों की गोली के शिकार पत्रकार अमिताभ मिश्रा के इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। एसपी सिटी ने घटना के खुलासे के लिए 5 टीमें गठित की है। सीओ सिटी के नेतृत्व में टीम ने 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बुधवार को घर से बुलेट पर जा रहे पत्रकार अमिताभ मिश्रा को कार सवारों ने कई राउंड फायरिंग कर घायल कर दिया था। घटना को अंजाम देने के बाद कार सवार बदमाश असलहा लहराते हुए फरार हो गए, जिसको पुलिस ने आनन फानन में जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि सुबह वाराणसी में ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। और इसी बीच आपको बता दें बाराबंकी से बड़ी खबर, जहां अज्ञात कारणों से नमकीन की फैक्ट्री में लगी आग। बाराबंकी से बड़ी खबर, जहां नमकीन फैक्ट्री में आग से उठ रही ऊंची ऊंची लपटें। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। आपको बता दें फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग पर काबू पाने में लगे। नमकीन की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। अज्ञात कारणों से नमकीन की फैक्ट्री में लगी आग। फैक्ट्री में उठ रही ऊंची ऊंची लपटें।
आपको बता दें कि लाखों का नुकसान बताया जा रहा है, जहां मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां। बाराबंकी से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां नमकीन की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर आग पर काबू पाने का कर रही प्रयास। और आपको बता दें कि फैक्ट्री में उठ रही आग की ऊंची ऊंची लपटें। आपको बता दें अभी तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू नहीं पा पाया है। आग में लाखों के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। कुर्सी थाना क्षेत्र के नमकीन की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। इस वक्त की बड़ी खबर बाराबंकी से हम आपको दे रहे हैं, जहां अभी तक आग लगने का कारण तो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि फैक्ट्री में रखा माल लाखों रुपए का था, जहां लाखों रुपए के नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मशक्कत कर रही हैं, लेकिन अभी भी आग इतनी विकराल है कि आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। फैक्ट्री में लंबी लंबी ऊंची ऊंची आग की लपटें उठ रही हैं। आपको बता दें नमकीन फैक्ट्री में कई ऐसी चीजें रखी है जहां आग लगातार उन पे पकड़ बनाती जा रही है और आग पर काबू नहीं पाया जा पा रहा है। और फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।